welcome to another Rukmini Billa Hospital Facebook session. Today we have Dr. Sunil Beniwal. Dr. Sab is a senior consultant in cardiologist and आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है दिल की बात आपके साथ. So welcome Dr. Sab. Thank you. Thank you very much for joining us. And we are very sorry. We were supposed to start at 11:30. Dr. Sab had an emergency patient to see, so that's why 20 minutes late हो गया. But nonetheless, now that Sunil sir is with us, let us not waste any more time and directly go to questions. Any questions you have, you can always put here so that we can try and answer those. So Dr. Saab, to start with, the first question that we wanted to know is that ये जो cardiac disease है, cardiac problem, cardiac disease is a very big word. Yeah, spectrum of हाँ, it's a very big spectrum. So आज के डेट में अगर हम लोग देखें कि what ये cardiac disease का status क्या है, मतलब I will just ask you a simple question for people to also understand. We are reading that this corona virus, it is evolving, it's changing. Okay, so ऐसा heart disease में भी now when I say heart disease, what is the current status of cardiac diseases? If you can help us with some understanding. Very good question, Sheikh. If we want to realize our patients public कि हार्ट की बीमारियां क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बात कर रहे हैं कि क्या स्टेटस है अभी, तो अगर हम जस्ट रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर किन्हीं 100 इंसानों की मौत होती है किसी भी वजह से, व्हाट्सएवर रीजन, किसी भी कारण से 100 इंसानों की मौत होती है, तो उसमें से 1/3 आउट ऑफ 130% केसेस जो हैं उनका कारण जो है वो कार्डियक डिजीजेस हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हमारी भाषा में साइंटिफिक टर्म उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. तो 100 इंसानों की मौत किसी की वजह से हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कैंसर हो, चाहे लंग्स की बीमारी हो, उन सबको अगर जोड़ें कि 100 डेथ्स हुई है तो उसमें से 30 लोगों की डेथ जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण होती है और ये इंसान की मौत का नंबर 1 कारण है, इज नंबर 1 रीजन टू डाई. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पब्लिक की एज बढ़ रही है, हमारी जो एवरेज एज है इंडिया के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ रही है. स्टार्टिंग फ्रॉम जब इंडिपेंडेंस पे नियर अबाउट 40 इयर्स जो एवरेज एज होती थी ह्यूमन लाइफ की, वो भी करीब 67 इयर्स के करीब है. ओके. इन इंडिया. तो सिमिलरली वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो इंडिया 75 to 80 इयर्स. ओके. तो ह्यूमन लाइफ जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, एवरेज एज बढ़ रही है, और जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हार्ट की कम होने की संभावना बढ़ रही है, कार्डियक की ट्यूबलेंस भी बढ़ रही है. तो इट्स अ राइजिंग ट्रेंड बेसिकली वी कैन से. ओके. सो आल्सो मुझे आपको ये पूछना था कि जनरल पब्लिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना. सो थैंक यू सर. नाउ दैट वी नो दैट 30% ऑफ डेथ दैट आर हैपनिंग आर बिकॉज ऑफ कार्डियक डिजीजेस. इट इज अ सीरियस data. It is quite preventable also. हाँ, so we'll come to preventive measures, sir, in some time. अभी so sir, when as I said that as हम लोग बोलते हैं cardiac disease, तो cardiac disease में common diseases क्या होता है? Very good question. So cardiac disease basically is a muscular mass. और cardiac heart का काम क्या होता है कि oxygenated blood जो lungs से मिलता है हार्ट को, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना. तो each and every cell, हमारा जो बॉडी है वो सेल्स कोशिकाओं से बना हुआ है, तो each and every cells need oxygen और वो ब्लड लेके जाएगा. तो उस ब्लड को वहां तक भेजने का काम जो है वो हार्ट का है. मस्कुलर मास इट पंप्स ब्लड. सो इसके लिए इसके अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं. देयर आर 4 चैम्बर्स. देयर आर वाल्व्स की वजह से द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो रिमेन यूनिडायरेक्शनल. इट गोस द सेम वन डायरेक्शन. ब्लड कांट कम अगेन बैकवर्ड. एंड देन इट हैज अ ब्लड सप्लाई. हार्ट give blood to whole body, but for its itself working, it needs blood supply, oxygen again. So it has a 3 main coronary arteries. Coronary artery. So the most common problem with the cardiac disease is the coronary artery disease. Means blockage in these 3 coronary arteries which are supplying to the heart for its working. Okay. So if there is a blockage or obstruction in these arteries, so heart could not get enough blood, and there is some pain in the chest, or sometimes there is dyspnea. There are some symptoms to the patient if the heart doesn't get enough blood. And then if there is valves are involved, if the valve is not working fine, then the valve and the heart is not
heart could not get supply enough blood to the whole body. So we can feel weakness, we can feel tiredness, we can feel shortness of breath on for working. So similarly, the heart, the muscle can get weak. So heart doesn't have enough force to work on it. So this is we know as the LV. हम बोलते हैं heart weak हो गया, LV dysfunction, DCM, dilated cardiomyopathy. So there are various diseases like coronary artery disease, the one spectrum. Then valvular disease, there are 4 valves. These are the valves that are the spectrum. Then there are the muscles. And these are the muscles, these are muscular disease, that cardiomyopathies are on the spectrum. And the 4th thing which remains is a electrical problem. If the heart is beating 70 to 100 times in a minute, and it's had an electrical system so that it's beat in a coordinated manner. So there are sometimes there may be problem in the heartbeats also. There may be heartbeat becomes slow, now the bradycardia, heartbeat becomes fast, now the tachycardia. So these are the various spectrum. Okay, so sir, we talked about like heart disease में muscles का problem हो सकता है. Yes. Heart disease वाला heart का muscles, valve का problem हो सकता है. Electrical issues inside which can happen. And you talked about the 4th one also. Coronary artery, जो heart की artery है जो blood दे रही है तो उनमें blockage हो सकता है. जो कि बहुत common बीमारी है. So ये जो this 4 type of diseases that we talked, ये 4 डिजीज का 4 डिफरेंट मतलब सिम्टम्स अलग अलग होता है कि जैसे आपने बताया सर वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो ये 4 टाइप का जो डिजीज है कार्डियक डिजीज, सिम्टम्स सिमिलर है कि डिफरेंट सिम्टम्स होता है? सिम्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर मेनली जो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है उसमें 3 या 4 तरह के सिम्टम कॉमनली हमको मिल सकते हैं. ओके. एक चीज होती है सांस फूलना, डिस्निया. ये चारों तरह की प्रॉब्लम जो मैंने बताई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसमें सांस फूलना बड़ा कॉमन हो सकता है. क्योंकि हार्ट जब किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा तो हमारा सांस फूलना, डिस्निया जो है वो किसी बीमारी के अंदर हो सकता है. दूसरी चीज मैंने अपने बात करी चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है. तो छाती में दर्द जो है, दर्द बल्कि बजाय हम उसको ऐसा बोलते हैं कि भारीपन, कि छाती में भारीपन है. दर्द एक अलग सिम्टम हो गया, भारीपन, हेवीनेस. उसको आप यू कांट लोकलाइज दैट वन कि हम दर्द कहाँ पे हो रहा है. जस्ट छाती के अंदर डीप साइड देयर सम पेन which is chest heaviness. इस तरह का पेन जो है it is commonly found in coronary artery disease, मतलब हार्ट की नसों में जब ब्लॉकेज होता है उसमें मिलता है. बाकी तरह की बीमारी से वाल की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, उनमें ये चीज नहीं मिलेगी. ओके. तो एक तो हो गया सांस फूलना, दूसरा हो गया अपना छाती में दर्द, हेवीनेस, चेस्ट हेवीनेस. तीसरी चीज हो गई धड़कन का महसूस होना, उसको हम कहते हैं पैल्पिटेशन. खुद की धड़कन खुद को महसूस होना. तो ये हार्ट की बीमारी की वजह से भी हो सकता है. ये कई बार केवल एंजाइटी हार्ट की बीमारी नहीं है, पर वी आर एंग्शियस एनफ, तो उस टाइम के अंदर भी स्ट्रेस में एंजाइटी, उसके अंदर भी ये चीज महसूस हो सकती है. और चौथा जो सिम्टम हार्ट की बीमारी में हो सकता है वो सिंकोप. सिंकोप मतलब बेहोशी आ जाना. अच्छा. वो कॉमनली मिलता है जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब खराब हो जाता है, हार्ट की धड़कन बहुत तेज अचानक से किसी वजह से हो जाती है, इसको हम VTBF बोलते हैं. उस कंडीशन में अगर दिमाग में ब्लड नहीं पहुंचा फॉर टाइम भी तो हम बेहोशी आ जाती है, उसको हम सिंकोप या प्री सिंकोप जो बोलते हैं. ये 4 मेन सिम्टम जो है हार्ट के मरीजों को हो सकते हैं. ओके. सो सर सिम्टम्स के बारे में तो आपने आई जस्ट समराइज फॉर जो हम लोग के साथ है. सो हम लोग ने सांस फूलने के बारे में बात किया. वेरी कॉमन. हम लोग ने हेवीनेस इन चेस्ट, नॉट चेस्ट पेन बट हेवीनेस इन चेस्ट. हेवीनेस ऑन एक्सर्शन, जब हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी वजह से, तब ज्यादा हो रही है. और जैसे ही हम बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो जो हेवीनेस है वो धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में कम हो जाएगी. तो अगर कहीं पे फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है हार्ट के अंदर तो कॉमनली ऐसा होता है कि मुझे मरीज को पता लग जाता है कि मैं 1 मंजिल चढ़ूंगा तो मुझे छाती में दर्द होगा, तो 1 मंजिल से पहले थोड़ा सा धीरे जाता है, रुक जाता है. ओके. और फिर 5 मिनट बैठ जाता है तो आराम पड़ जाता है. तो ये चेस्ट पेन जो एग्जर्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मोस्टली वो हार्ट का दर्द नहीं होता है. अच्छा. एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट पैल्पिटेशन and awareness of self heartbeat. हाँ, and बेहोशी. Okay. तो okay. So sir, इसमें मेरा और एक अभी इसमें one more thought कि now these symptoms, ये symptoms जैसे आपने बताया कि for example chest pain. Now or this बेहोशी or whatever. When do somebody understand कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ है कि बेहोशी बहुत बार हो रहा है कि पैल्पिटेशन समझ में नहीं आता है, चेस्ट पेन, हेवीनेस इज डिफरेंट. सो व्हेन पीपल शुड डिसाइड
कि कब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं आज अभी तो मुझे डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिम्टम वाइज लूंगा। तो सिम्टम वाइज अगर जैसे हमने बोला कि 4 मेन सिम्टम होते हैं हार्ट की बीमारी के, तो अगर सिंकोप हुआ है मतलब बेहोशी आई है तो हमको वेट करना ही है, क्योंकि सिंको बेहोशी अगर आई है इसका हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है जो कि वर्कअप होना चाहिए। तो बेहोशी कभी भी ऐसे ही नहीं आ सकती। तो अगर बेहोशी वाला सिम्टम सिंकोप आया, वो बेहोशी हार्ट की वजह से भी हो सकती है और दिमाग की वजह से भी हो सकती है। तो वो जब भी आप हॉस्पिटल आएंगे डॉक्टर आपको देखेंगे, देखें डिसाइड हो कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बेहोशी अगर आई है तो वी शुड वर्क ऑन इट। सेकंड थिंग जो आपने बात करी कि चेस्ट पेन, चेस्ट पेन बड़ा सा नॉन स्पेसिफिक होता है। बल्कि हम लोग बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे 100 लोग हमारे इमरजेंसीज में आते हैं चेस्ट पेन के साथ में, छाती में दर्द हुआ और 100 लोग इमरजेंसीज में आए, तो उसमें से 90% केवल 5 से 10% में चांसेस होते हैं कि हार्ट की बीमारी निकले या फिर जो पेन है रीजन हार्ट निकले। 90% में हार्ट का वो रीजन चेस्ट पेन का हार्ट नहीं होता है उस टाइम पे, उस टाइम पे हार्ट रीजन नहीं होता। तो चेस्ट पेन बड़ा कॉमन है जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे पहले जरूरी है कि चेस्ट पेन अगर किसी 15-20 साल के बच्चे को हुआ है ना, खेलते खेलते हुआ है, कोई चोट लगी थी, याद आ रहा है कि कल चोट लगी थी उस टाइम की बात, और जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं ये वाला इसको दबा रहा हूं तो यहाँ पेन है, लेकिन अगर हम उस पेन को लोकलाइज कर पा रहे हैं तो शायद वो कार्डियक नहीं है। ओके, ठीक है। और अगर हमारे पास रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मेरी एज 50-60 है, 50-60 साल की उम्र है, मेरे को डायबिटीज भी है, मैं स्मोकिंग खूब करता हूँ, मेरे परिवार में मेरे भाई साहब को, मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी हो चुकी है, ठीक है, और मेरा जो दर्द है वो इस तरह का है कि जब मैं बैठ रहा हूँ थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, जैसे चलता हूँ तो बहुत खतरनाक पेन हो रहा है और जिसको मैं लोकलाइज नहीं कर पा रहा कि दर्द एक्चुअली कहाँ पे है, किस जगह पे है। इस तरह का पेन अगर है तो हमको तुरंत इवेल्युएट होना चाहिए। तो ये डिपेंड्स कि अगर हमारे पास रिस्क फैक्टर्स है और नॉन कार्डियक पेन भी एक बार हुआ तो एक बार हमको दिखा लें तो हमको हम ज्यादा क्या होगा, हॉस्पिटल आएंगे, ईसीजी होगा, अगर ईसीजी अपनी नॉर्मल आ गई तो 98% चांस है कि हमको हार्ट की बीमारी उस टाइम पे वो पेन है वो हार्ट का नहीं है। 98% चांस, एक छोटी सी चीज हमको पता लगता है। तो अगर हम नीरव है इस तरह के सिम्टम है ईसीजी करा लें तो बड़ा बड़ा रफली आइडिया अपने को लग जाएगा कि हार्ट की बीमारी है या नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने उस टाइम को मिस कर दिया जब मुझे चेस्ट पेन हुआ और ये अगर कार्डियक कारण था, कार्डियक कारण नहीं था बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कार्डियक कारण था तो उसका ट्रीटमेंट भी तुरंत होना चाहिए। हार्ट की नसों में ब्लॉकेज अगर बना है किसी वजह से, उसका तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो हिस्सा जिसको ब्लड नहीं मिला हार्ट का वो लाइफ लॉन्ग डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोबारा कभी नहीं वो काम कर पाएगा। तो इसलिए है कि इस तरह का दर्द महसूस कर रहा हूँ जो कि रिस्क फैक्टर्स हमको पता है कि हम उस कैटेगरी में है रिस्क फैक्टर्स। और ये दर्द जो है हमेशा वाला दर्द नहीं, थोड़ा अजीब तरह का दर्द है, थोड़ा सीरियस है, थोड़ा सा गहराई के अंदर है जो हमको ज्यादा डिस्कम्फर्ट दे रहा है। तुमको एक बार तुरंत आसपास जाके ईसीजी करवा लेनी चाहिए ताकि हमको आइडिया लग जाए कि ये चेस्ट पेन हार्ट का है या नहीं। तीसरी चीज सांस फूलना बड़ा कॉमन कारण है। सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हार्ट की बीमारी एक कारण है, दूसरा लंग्स की बीमारी दूसरा कारण है, खून की कमी हो जाना तीसरा कारण है, मोटापा चौथा कारण है, हमारी चलने की आदत ही नहीं है वो पांचवा कारण है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से सांस फूल सकता है। तो अगर सांस बहुत ज्यादा फूल सकता है और आपको अपने जैसे मेरा यूजुअल कैपेसिटी है, मेरा ऑफिस ऐसा है कि मैं सेकंड फ्लोर पे और मैं रोज सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ, मैं आराम से रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज मुझे फोर्थ फ्लोर पे जाना पड़ेगा किसी वजह से, मतलब जिस एक्टिविटी के लिए मैं कंडीशन नहीं हूँ वो काम मुझे करना पड़ गया आज, और फिर मेरा सांस फूल गया तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो काम आप रूटीन में नहीं करते हो वो जब आप कभी भी करोगे तो आपका सांस फूलेगा। लेकिन आप अगर रूटीन का काम करने में कि मैं रोज सेकंड फ्लोर आता था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मुझे दिक्कत हो रही है रोज सेकंड फ्लोर में आने में, या मेरे ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, या मैं रोज सब्जी तो लेके आता था आराम से घर पे 5 किलो सब्जी, लेकिन अब मैं लेके आता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है। तो ऐसे अगर सांस में फूलना आपको महसूस हो रहा हो जो कि पहले तो नहीं था उसी एक्टिविटी को लेकिन अब होने लगा हो, तो फिर उसका एक बार वर्कअप जरूरी है, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। और पैल्पिटेशन के बारे में मैं कहूँगा, पैल्पिटेशन अगर हार्ट बीट आपको महसूस हो रही, सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि अपनी बीट अपनी खुद कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं। अपन घड़ी में देखें और 1 मिनट में कितनी बार धड़कन अपनी आ रही है। एक तो रेगुलरिटी का भी आइडिया हो जाता है कि रेगुलर आ रही है या फिर बीच जो मिस हो रही है उसका भी आइडिया होता है। अगर हार्ट बीट अपनी कम आ रही है 50-45 से कम अगर है तो हमको एक बार डॉक्टर को वर्कआउट करना चाहिए। और इसी तरह से हार्ट बीट अगर अपनी कंटिन्यूसली 100 से ज्यादा है तो फिर अपन को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। What is this average time on the average beat कितना होना चाहिए सर 1 मिनट? 60 to 100 का नॉर्मल बीट मानते हैं, 60 से 100 के बीच नॉर्मल बीट मानते हैं। तो
किसी वजह से अगर मैं चल के आया हूँ, मान लो मैं एक्सरसाइज करी और उसका बीट देखी मेरी 120 130 बीट्स भी है, तो इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, एक्सरसाइज करी। हम बात करें रेस्टिंग हार्ट बीट की, अगर रेस्ट के ऊपर मेरी हार्ट बीट लगातार 100 से ज्यादा है तो हमको चेकअप करना चाहिए। या फिर मेरी रेस्ट के ऊपर भी मेरी हार्ट बीट अगर 45 से कम भी जा रही है तो एक बार मुझे चेक करा देना चाहिए। 45 के नीचे, 100 के ऊपर एट रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है सर, आपने अभी बता रहे थे कि आप अभी बता रहे थे ये अबाउट स्मोकिंग 40 मोर देन 50 या 60 इयर्स, तो दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स। तो इफ यू कैन प्लीज टेल अस अबाउट ऑल द रिस्क फैक्टर्स इन कार्डियक डिजीज। जो कार्डियक डिजीज है, बेसिकली जो रिस्क फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है ना, उनके लिए रिस्क फैक्टर्स अपन आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो रिस्क फैक्टर्स है बड़े कॉमन है और बीमारियों के लिए भी, शुगर है, बीपी है, वो सब बड़े कॉमन है। तो हम रिस्क फैक्टर्स को, हार्ट बीमारियों को दो मोटे मोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि है तो है, पर हमको पता है क्या होते हैं वो, कि आदमियों में औरतों की बजाय बीमारी ज्यादा होती है। तो अगर हम मेल हैं तो हमें फीमेल्स की बजाय थोड़ा सा रिस्क फैक्टर अर्ली एज ग्रुप में ज्यादा है। 40 से 60 के बीच में हमारा रिस्क फीमेल से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इट्स अ प्रूवन रिस्क फैक्टर। दूसरा नॉन फाइटेबल एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपनी, हमारी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज जो है उनकी संभावना बढ़ेगी, हार्ट की बीमारी संभावना बढ़ेगी। तो ये भी नॉन मॉडिफाइबल, एज बढ़ेगी रिस्क बढ़ेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तीसरा चीज है फैमिली हिस्ट्री, मेरे जीन्स कैसे हैं, मेरी बनावट शरीर की कैसी है। अगर मेरी फैमिली में बड़ी कॉमन हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे फर्स्ट के मेरे पिता फादर को है, मेरे ब्रदर को हो गई प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी कम उम्र के अंदर हो गई, तो फिर मेरे चांस भी ज्यादा हैं। तो मेरे जो जीन्स हैं वो जीन्स हैं, उनको मैं चेंज नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना, मतलब मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, बट ये चीज जो फैक्टर्स है ये नॉन मॉडिफाइबल, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन तीन चीजों को बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, कि ये रिस्क फैक्टर्स तो हैं लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते। अब है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिनमें हम वर्क कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम चेंज करने से लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। तो उनमें है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक जो है वो है स्मोकिंग। भारत देश में जो अर्ली एमआई जो होते हैं 30 साल के आसपास के जो हार्ट के अटैक यंग लड़कों को जो एमआई हो रहे हैं, उनमें आप मान के चलो कि आउट ऑफ 100 99.99% वो लोग स्मोक करते हैं, उन्हीं को हार्ट का अटैक होता है। बड़ी उम्र में 50-60 की उम्र में तो बिना स्मोकिंग के भी हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन अर्ली एज में जो हार्ट अटैक होता है वो टोबैको की वजह से कॉमनली होता है। ओके, तो स्मोकिंग एक बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। दूसरा डायबिटीज अगर है किसी को, तो डायबिटीज तो है, उसको जड़ से तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लड शुगर अगर कंट्रोल रहेगी तो हानि होने के चांसेस, हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इटसेल्फ रिस्क फैक्टर, इसको हम कंट्रोल करके रखेंगे तो फ्यूचर हमारा हार्ट अच्छा काम कर पाएगा। इसी तरह से डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो शरीर में कितना आता है, तो इसमें भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल है, या जो ब्लॉकेज बनाता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है। तो उसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, नॉट ओनली मेडिसिन, लाइफस्टाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, कि हम लोग एक्टिविटी करते नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी रहती है, और किसी दिन हम एक्सरसाइज करते भी हैं तो हम जोश में आज हफ्ते में एक दिन तो कर ली, बाकी फिर 4 दिन नहीं कर पाए। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जिसको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसमें समझने वाली बात है कि एक दिन या 2 दिन की एक्सरसाइज नहीं, ये शुड बी फॉर ऑल ओवर, रेगुलरिटी है फॉर लाइफ। जो अपनी लाइफस्टाइल है वो हमको ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन एक्सरसाइज करके हमने बंद कर दी, इट शुड बी फॉर रेगुलर, जितने टाइम हम जी रहे हैं जब तक हम जी रहे हैं। तो जो हम आमतौर पर बोलते हैं कि कम से कम रूटीन काम के अलावा 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज जो है, ब्रिस्क वॉकिंग है या साइकिलिंग है, स्विमिंग है, अपन 30 मिनट को करें डेली बेसिस पे। ओके, हफ्ते में 1 या 2 दिन छूट सकता है, लेकिन 5 से 6 दिन उसको जरूर करें। तो ये मोटे मोटे तौर पे नॉन मॉडिफाइबल एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई बोलता है कि हार्ट अटैक सीजनल, कोई सीजन के हिसाब से ज्यादा बढ़ता है कमता है, ये इसका कुछ फैक्ट है क्या? कुछ फैक्ट है इसमें, इस तरह से है कि हार्ट अटैक जब पड़ता है तो उसमें खून का थक्का बनता है शरीर के अंदर, पुराने ब्लॉकेजेस हैं हमारे, उन ब्लॉकेजेस के ऊपर अचानक से ब्लड का क्लॉट बन गया, तो वो अचानक से ब्लड सप्लाई बंद करता है, उस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। इमरजेंसी कंडीशन, उसमें तुरंत इलाज मिलना जरूरी होता है। तो वो जो थ्रोम्बस है वो बनता है प्लेटलेट्स की वजह से, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती है, उनका काम होता है खून का थक्का बनाना। तो उनकी एक्टिविटी जो होती है, एक तो आप
अगर पूरा दिन के बारे में देखोगे, पूरे दिन में तो सुबह के टाइम में ज्यादा होती है, मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा होती है। प्लेटलेट जो एक्टिव होती है सबसे ज्यादा मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा, इसलिए मोस्ट ऑफ दी जो हार्ट अटैक है वो मॉर्निंग टाइम में ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। सुबह 3 से लेकर 7 बजे के बीच में, 3 से लेकर 8 बजे के बीच में पीक टाइम होता है जब छाती का दर्द या हार्ट अटैक महसूस करता है। किसी भी टाइम पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि 8 बजे 10 बजे पड़ेगा तो नहीं है दर्द, हार्ट का नहीं हो सकता है, पर मोस्टली थोड़े से ज्यादा होते हैं मॉर्निंग आवर्स के अंदर। इसी तरह से हम बोलते हैं विंटर्स में जब सर्दियां होती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम, क्योंकि हमको बाहर सर्दी है और हमारा अपनी बॉडी को गर्म रखना है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ में थोड़ा सा प्लेटलेट्स भी एक्टिवेट रहती है। तो थोड़ा सा गर्मियों के बजाय सर्दियों में मामूली सा हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है गर्मियों में नहीं हो सकती, गर्मियों में भी अपन को सफिशिएंट नंबर अच्छे खासे हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा फर्क है लेकिन बहुत फर्क नहीं है। ओके, नाउ सो उसके बाद रिस्क फैक्टर के बारे में यू हैव टोल्ड अस सर, आल्सो यू टोल्ड अस अबाउट द सिम्टम्स। जी जी। अभी इफ यू कैन, अगर आप हम लोग को थोड़ा सी यू टॉक्ड अबाउट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, है ना, सो इसके साथ हम लोग को ये भी सुना जाता है कि कुछ होम रेमेडीज होता है। सो कोई कोई बोलता है कि घर पे कुछ पाउडर होता है, कुछ जूस होता है, जैसे डायबिटीज में होता है करेले का जूस पी लो। सो ऐसा कुछ होम रेमेडीज जो है, इज इट लाइक अ मिथ और अ फैक्ट, और इट एक्चुअली हेल्प्स? What should be done? Basically preventive measures and home remedies के ऊपर जो अभी हम बात करेंगे, हम जो बात करते हैं या जो मोस्टली जो बात करते हैं वो एविडेंस बेस्ड बात करते हैं कि हमारे पास तथ्य क्या है, जो हम जो बोल रहे हैं तथ्य उसके जो प्रमाण क्या है, वो साइंटिफिक तौर पे प्रमाणित है या नहीं है। तो जो प्रमाणित चीज जो है हमारे सामने वो ये है कि हम कौन सा खाना खाएं, कौन सा फूड, कोई भी इस तरह का फूड इस तरह का नहीं है कि ये खाना हम आम खाएं तो केले से अच्छा है या केला खाएं तो चीकू से अच्छा है। किसी भी तरह का खाना, किसी भी तरह का फूड जो है वो दूसरे खाने से अच्छा नहीं है। उसमें कुछ, हर फूड की एक वैरायटी, एक अपनी स्पेसिफिसिटी है, स्पेशलिटी है कि उसके अंदर विटामिन ए मिलेगा, किसी में विटामिन सी मिलेगा, किसी में विटामिन डी मिलेगा, किसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे, हम किसी में कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, किसी में प्रोटीन मिलेगा। तो हर फूड का एक अलग क्वालिटी है और हमको बैलेंस डाइट चाहिए। तो जो प्रमाणित सत्य है कि हमको हमारी डाइट जो हम दिन भर में लेते हैं, इट शुड बी बैलेंस्ड। इसमें सफिशिएंट प्रोटीन हो, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स हो, सफिशिएंट लिपिड्स हो, सफिशिएंट विटामिन्स हो, सफिशिएंट मिनरल्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं उस डाइट के अंदर, हमारी बैलेंस डाइट के अंदर, वो कैलोरी इतनी होनी चाहिए कि वो हमारा वेट ना बढ़े। जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर, वही कैलोरीज बर्न आउट हो जानी चाहिए। अगर हम कैलोरीज खा तो ज्यादा रहे हैं, हम थोड़ा सा ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, हम मीठे के शौकीन है, तो थोड़े से मीठे में कैलोरीज बहुत सारी आ जाएगी, थोड़े से घी के अंदर कैलोरीज खूब सारी आ जाएंगी। लेकिन हम दिन भर एक्टिविटी हमने खाए तो एक समोसा है, आधा समोसा है, लेकिन कैलोरीज बहुत सारी लेंगे, क्वांटिटी वेरी लेस, लेकिन हमने कैलोरीज ले ली, उसको हम दिन भर बर्न नहीं कर पाएंगे। तो वो जो कैलोरीज जो एक्स्ट्रा जो हमने ली है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगी और फ्यूचर यूजेस के लिए। तो हमने कैलोरीज ज्यादा ले ली, हमारी डाइट में ज्यादा है और उसको बर्न नहीं कर पा रहे, तो वो डाइट खराब है। नॉट पर्टिकुलर ये कि करेले का जूस या ऐसा कोई प्रमाण या तथ्य नहीं है हमारे पास में कि लौकी का जूस है वो करेले के जूस से अच्छा है या घी का जूस से अच्छा है। हर चीज जो है, जो नेचर में दी है, सब चीज में कुछ न कुछ क्वालिटी है और वो किसी न किसी चीज के हिसाब से हमारे शरीर में फायदा करती है, बशर्ते कि वो बैलेंस हम रखें। तो बैलेंस डाइट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और दूसरी बात, होम रेमेडीज की आपने बात करी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब छाती में दर्द हो गया, हमको लगा है हार्ट अटैक, हम घर पे क्या करें? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाली बात है, इसमें बीमारी को समझने वाली बात है। हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ? हार्ट अटैक का मतलब है जो 3 मेन नाड़ियां अपनी हैं जो हार्ट को ब्लड दे रही है, उन 3 नाड़ियों में से एक नाड़ी अचानक 100% बंद हो गई। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि कोई भी एक नाड़ी, मेन नाड़ी में 100% बंद हो गई अचानक, सडनली। तो सडनली जब बंद हुई तो उसके आगे हिस्सा जिसको ब्लड सप्लाई दे रही थी जिस हार्ट के हिस्से को, वो काम करना बंद कर देगा और उसको ब्लड नहीं मिला तो धीरे धीरे डेड होने लगेगा। तो उसका इलाज क्या है? उस ब्लड सप्लाई को तुरंत स्टार्ट करना एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे उतना हार्ट को हम बचा पाएंगे। जितना हम लेट हो जाएंगे तो 24 घंटे में तो वो हिस्सा पूरा खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। एवरी मिनट्स काउंट्स। हम पहले 3 घंटे में अगर खोल देते हैं तो करीब नॉर्मल जैसा हार्ट रह जाता है, कोई नुकसान ही नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दर्द हुआ और हमको लग रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो बिना एक सेकंड भी गवाए हमको तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल चले जाना है, जहाँ पे पता लग सके कि बीमारी हार्ट की है कि नहीं, और हार्ट की है तो उसका इलाज हो सके। हम
कई लोग बोलते हैं डिस्प्रिन दे दें, अगर वो दर्द हार्ट का नहीं है और गैस्ट्राइटिस का दर्द है या पेप्टिक अल्सर का दर्द है तो डिस्प्रिन से तो वो और वर्स हो जाएगा, बल्कि पेप्टिक अल्सर बस्ट भी कर सकता है। तो इसी तरह से जो भी नाइट्रेट देते हैं, सोबिटेट दे देते हैं कई लोग, क्योंकि घर पे हार्ट पेशेंट होते हैं सोबिटेट दे दो, तो सोबिटेट या नाइट्रेट से क्या होता है, मान लो बीपी मेरा 100 ही है, मैं सोबिटेट बीपी मेरा और कम हो जाएगा। तो ये दवाई हार्ट अटैक में फायदा तो करती है स्पेसिफिक मरीजों के अंदर, लेकिन उस मरीज में फायदा करेगी या नहीं करेगी ये हम घर पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम हॉस्पिटल पहुंच जाए, इसी हो जाए, पता लग जाए, और जो भी नस खोलने का तरीका है, अगर कैथलैब है तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगी तुरंत, उसका नस खुल जाएगी, स्टंट हो जाएगा। कैथलैब नहीं है उस हॉस्पिटल के अंदर तो इंजेक्शन लगता है, खून पतले करने का इंजेक्शन लग जाएगा। एज अर्ली एज पॉसिबल उसका इलाज अपना करना। Okay. I'll just take 2 minutes to, Sapna, Brijesh, Nishant, Pankaj, everybody has written something. So thank you very much. अगर आप लोगों को कुछ question है, you can always put that question here. So we can answer you right now. Anyway, Dr. Sab, so अब एक बात बताइए, now that heart को लेके people generally, people go to Google, people they read and all those things. Having ये सब पता होने के बाद भी symptoms भी थोड़ा बहुत पता होने के बाद भी we do not go to doctor, we are afraid. So why do you think that this afraid of going to doctor comes from? Yeah, there are many, we can say many reasons behind this. Okay, first thing is that we not aware of the disease process. ये बीमारी क्या हो सकती है और वो क्या नुकसान कर सकती है और उसका इलाज किस तरीके से हो सकती है। एक जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो इंडिया में है या हमारे देश में जो है कि हेयर से बड़ा कॉमन है, यहाँ से सुना वहां से सुना वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा काम ज्यादा होता है, बजाय इसके कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो जहाँ पे कि एक प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको काम कर सकें, कि पेशेंट को तकलीफ हुई, वो तुरंत हॉस्पिटल आ गया, उसको गाइड किया गया और उसका इलाज हो गया। और इसमें ये भी हो सकता है कि प्राय कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पेशेंट को कि किस तरीके से मुझे मेरा इलाज करवाना है। दूसरी चीज होगी कि हॉस्पिटल आने में डरते हैं कि फाइनेंसिस जो है मेरे खराब ना हो जाए, जो कई बार जो हॉस्पिटल के बीच में या डॉक्टर या पेशेंट के बीच में ट्रस्ट है वो कहीं थोड़ा सा लीकिंग है कि मैं चला तो जाऊँ, जबरदस्ती मैंने सब कुछ काम ना हो जाए, वो एक रीजन हो सकता है। तीसरा ये है कि जो बिलीफ है, थेरेपी पे बिलीफ, एलोपैथी पे या जो एडवांसमेंट है, रिसेंट एडवांसमेंट, उन पे कितना बिलीफ है बजाय कि अल्टरनेटिव मेडिसिन पे कितना बिलीव करते हैं। तो ये चीजें हैं कि मतलब ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कारण बन सकते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में ना आना चाहे या अल्टरनेटिव मेडिसिन का इलाज लेना चाहे। पर समझने वाली बात यह है कि जो भी हम तरीका अपनाएं, जो भी उसके पीछे प्रमाण होना जरूरी है, बजाय कि हम किसी की कहा सुनी पे या हेयर से पे या हम उस चीज को ले लें और अपना नुकसान कर बैठे। तो मेरा तो राय यही है कि अगर किसी को छाती में दर्द है तो अपने विश्वास पात्र किसी डॉक्टर के पास आप चले जाएं। मोस्टली जो आप विश्वसनीय डॉक्टर होंगे और जिसके आप सलाह पे विश्वास कर सकते हो, जिनको आप मानते हो, तो वो आपको करेक्टली गाइड कर पाएंगे। पर अगर अपन को डायग्नोज हो गया कि ये हार्ट की बीमारी है, इसका इलाज तुरंत चाहिए अपन को, उस टाइम पे मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये कि टाइम अपन उस टाइम पे खराब ना करें। कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब हम लोग वेट करते हैं कि आप पेशेंट जो है या पेशेंट है वो कंसेंट दे कि हम आगे बढ़ सकें, इलाज कर सकें, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज वो जो है उस चीज को थोड़ा सा टाइम खराब हो जाता है किसी चीज के अंदर। वो जो टाइम जो खराब होगा वो रिकवरेबल नहीं है, वो दोबारा कभी भी नहीं आ सकता किसी। तो इमरजेंसी अगर है तो उसका इलाज तुरंत करवाना जरूरी है। सो डॉक्टर साहब, ये रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर, इसमें कार्डियक सेंटर जो है, सो कार्डियक सेंटर में सब तरह का दिस इमरजेंसी सर्विसेज एंड सर्जरीज एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है राजस्थान के अंदर, जो कि टर्शियरी केयर सेंटर है, और इसमें हार्ट के जो सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है। सभी इक्विपमेंट और एडवांस मशीनरीज जो है हमारे पास में सब तरह की अवेलेबल है, और 24 घंटे 24/7 जो है हम लोग, हमारी जो टीम है वो कार्डियक प्रॉब्लम्स, कार्डियक इमरजेंसी देने के लिए प्रिपेयर है, रेडी है, और उनका इलाज हम लोग कर रहे हैं। तो रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल एक अच्छा ऑप्शन है कि कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर इलाज देने के लिए, जो कि बड़े आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल रेट्स भी हैं, जो रेट्स जो है बड़े प्रैक्टिकल हैं, जो कि बड़े अफोर्डेबल हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब,
ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में यू आर टॉकिंग अबाउट के एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सो आज के जमाने में ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या क्या एडवांसमेंट आ गए? जो एडवांसमेंट की बात अगर हम करें तो मेडिकल साइंसेज के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो सबसे ज्यादा एडवांस अगर किसी ब्रांच के अंदर हुआ है तो कार्डियोलॉजी। अच्छा, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी शुरू से ही कार्डियोलॉजी जो ब्रांच रही है वो हमेशा से आगे रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में, नए हार्डवेयर के मामले में, नए इक्विपमेंट्स के मामले में। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे और ब्रांचेस के अंदर, जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, ब्रेन के अंदर है, पेरिफेरल सिस्टम्स है, उन सब चीजों के अंदर इन्हीं सिस्टम्स का प्रयोग, इन्हीं के आउटकम का यूज अब होने लगा है धीरे धीरे। तो इसी तरह से टाइम जो हुआ है कि हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंदर जो आया था 1977 में पहली एंजियोप्लास्टी हुई थी स्विस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर पहली एंजियोप्लास्टी थी। वो बड़ा एक माइलस्टोन था कि पहली फर्स्ट एंजियोप्लास्टी हुई थी। और उसके बाद से आप देखोगे तो नए तरह के बलून्स हैं, नए तरह के स्टंट्स हैं। स्टंट्स के अंदर इतने एडवांसमेंट हो गए कि जनरेशन ऑफ स्टंट्स डे बाय डे, स्टंट्स में जो दवाइयां लगती हैं, जो ड्रग रूटीन बोलते हैं, वो जो मेडिसिन जो लगती हैं वो डे बाय डे इम्प्रूव आ रही है, नई तरह की आ रही है। फिर जो नसें, जो पहले जो नसें जाती जो कि 100% बंद है, पुरानी कभी बंद हुई थी पता नहीं चला, तो वो जो नसें पुरानी बंद थी, हमारी भाषा में बोलते हैं क्रॉनिक टोटल ओक्लूजन्स, पुरानी बंद है, कब की बंद है पता नहीं, 100% बंद। तो वो नसें बड़ी हार्ड होती थी उनको खोलना, उनको खोलने के लिए जो, उनको खोदने के लिए जो वायर्स होते हैं, फिर उसके बाद में जो ब्लॉकेज बना उसको काटने के लिए स्पेशल टाइप के बलून्स हैं, रोटाब्लेशन हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे कैल्शियम चूना जमा हो जाता है तो उस चूने को हटाने के लिए रोटाब्लेशन एक मशीन आई है। उसी कैल्शियम को हटाने के लिए एक नए तरह का बलून आया है, इसको इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी आईवीएल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो अभी तक जो कर रहे थे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में केवल हार्ट की नसों को बाहर से देख पाते थे, हम एक्सरे इमेजेस के थ्रू हार्ट की नसों को देख पाते थे। अब हार्ट की नसों के अंदर घुस के अंदर का काम क्या हाल है, क्या बीमारी है, क्या माजरा है, वो हम देख सकते हैं। तो इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये सब चीजें डेवलपमेंट हो गया है। पहले बाईपास से एक इलाज था, अब उसका बहुत बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कि एंजियोप्लास्टी जो होती है बिना बाईपास के भी कुछ सब काफी सारे मरीजों में हो जाती है, तो बाईपास नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाईपास भी itself अगर बीमारी ज्यादा है तो बाईपास सर्जरी जो है वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। फिर अब तक था कि वाल्व की बीमारी, अगर हमने बात करी वाल्व होती है, तो वाल्व की बीमारी जो होती थी अब तक, तो वो केवल सर्जिकली ट्रीट हो पाती थी, ओपन हार्ट सर्जरी से ट्रीट हो पाती थी। अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट आया है, टाबी जो आया है, उसके अंदर एओर्टिक वाल्व की बीमारी को बिना ऑपरेशन के जरिए उस एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं, हो सकता है। माइट्रो वाल्व में भी इसी तरह का नए इनोवेशंस आ गए हैं। तो बहुत सारे इनोवेशन है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम से, बहुत सारे तरीके हैं इलाज करने की, बस जरूरत है सही टाइम पे सही जगह पहुंचने की और सही राय मिले। सो ऑडियंस, दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सोल्यूशन है, ऐसे नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। पहले से आज के डेट में एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस में, सो प्लीज डू नॉट वरी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम make sure you do not do anything wrong, take all the preventive measures. Dr. Sahab, one more question, as वो जो question मैंने आपको किया था, people are afraid to come, तो you said कि वो surgery के बारे में people are get little worried. So surgery या तो कोई भी procedure or anything, you have been seeing so many patients, आपका इतना सारा patient है अच्छा, so life after this procedure or surgery, cardiac disease, so if you can give some examples where people should also know that लाइफ कैसे चेंज हो जाता है, इट इज गुड, इट इज, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। या सो वेरी गुड क्वेश्चन। और सबसे मैं अगर बात करूंगा कि हमारे शरीर में तरह तरह के ऑर्गन्स है, तरह तरह की बीमारियां हैं, लेकिन जो हार्ट की जो बीमारी है और हार्ट की बीमारी का जो इलाज हो जाता है, तो उसके बाद ठीक होने के बाद में लॉन्ग टर्म के अंदर हार्ट का मरीज बिल्कुल उस तरह से रह सकता है जैसा कि नॉर्मल इंसान रह रहा है। अगर आप देखोगे किसी को ब्रेन की बीमारी हो गई, लकवा हो गया, तो अगर एक हिस्सा काम नहीं कर पा रहा तो जिंदगी भर नहीं काम कर पा रहा, उनको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। किसी को हार्ट, किसी वजह से कोई कैंसर है, तो कैंसर में वो पार्ट अगर बॉडी का निकालना पड़ गया अपन को, ठीक है, या फिर कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसके जो साइड इफेक्ट है, उसके नुकसान थोड़े से ज्यादा होते हैं। पर हार्ट की बीमारी के बारे में खास बात यह है कि अगर इलाज पॉसिबल है और टाइमली इलाज हो गया तो बाकी की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल जैसा आदमी जीता है वैसे के सारी आप स्पोर्ट्स कर सकते, खेल सकते हो। अगर अपना कंडीशन अच्छी रहेगी, टाइमली इलाज हो गया, हार्ट नॉर्मल है, तो सारे एक्टिविटीज बैडमिंटन है, टेनिस है,
हम आराम से खेल सकते हैं, डेली रूटीन का हर तरह का काम कर सकते हैं। अलग से कोई सिम्टम महसूस ही नहीं होंगे इस चीज में कि मेरे हार्ट का इलाज हुआ था, मेरा स्टंट पड़ा था, मेरा बाईपास हुआ था, सिम्टम महसूस ही नहीं होंगे किसी भी तरह के। और जो हार्ट की जो दवाइयां जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है वो बड़ी सेफ दवाइयां हैं। कुछ एक ब्लड थिनिंग एजेंट देते हैं, कुछ स्टेटिन हम लोग देते हैं, तो बड़ी सेफ दवाइयां हैं, बहुत लंबे टाइम से प्रूवन थेरेपीज हैं जिनके लिए कोई शरीर के अंदर साइड इफेक्ट नहीं होते। वो काम ये करते हैं कि दोबारा ब्लॉकेज नहीं बनने देंगे, जो बीमारी पहले हुई थी उस चीज को दोबारा नहीं होने देंगे। तो ये एक गुण है हार्ट की बीमारी के साथ में कि ये एक डेडली बीमारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 100 में से 30 लोग जो हमने बात करी थी कि हार्ट की बीमारी की वजह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका इलाज हो जाए टाइमली तो फिर इसके सिम्टम्स लॉन्ग टर्म पे ना के बराबर होते हैं। मरीज बिल्कुल नॉर्मल आदमी से जिंदगी जी सकता है, जैसे अब चाहे वो बाईपास हुई हो उसकी, चाहे एंजियोप्लास्टी हुई हो, जरूरत है टाइम पे सही इलाज मिलने की। ओके, सो और एक लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। तो एक इट्स अ फैक्ट और मिथ, आई डू नॉट नो, बहुत लोग बोलते हैं कि विमेन हार्ट इज सेफर देन मेन्स हार्ट, विमेन को हार्ट अटैक नहीं होता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन व्हेन इट कम्स टू हार्ट? इफ देयर इज एनी डिफरेंस देन व्हाट इज इट एंड हाउ डू वी नो अबाउट इट? या फीमेल्स को थोड़ा सा ये बॉडी का जो जिस तरह से बनावट है, ऊपर वाले ने ये एक तरह से जो हार्मोनल बैलेंस जो भगवान ने बनाया है फीमेल्स के अंदर, तो वो हार्मोनल बैलेंस जो है वो प्रोटेक्टिव है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने के। फीमेल्स के हार्मोन की वजह से हार्ट जो नसें हैं, केवल हार्ट की नहीं, कोई शरीर की नसों में ब्लॉकेज का थोड़े से कम होते हैं। तो ये चीज की फीमेल्स में हार्ट अटैक नहीं होते गलत है, लेकिन अर्ली एज ग्रुप में जब तक ये हम बात करेंगे हार्मोनल बैलेंस है, मानते हैं कि बाद में हार्मोनल बैलेंस जो था थोड़ा सा कम हो जाता है या शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेल साइड, तो अर्ली एज ग्रुप के अंदर कि 40 से 50 की उम्र के अंदर फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है, कम फीमेल्स की बजाय कम होती है। लेकिन आफ्टर 55 और आफ्टर 60 उनमें जो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वो उसी तरह से बढ़ते हैं जैसे कि मेल्स में बढ़ते हैं। तो हम कहेंगे अर्ली एज ग्रुप में थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, लेकिन आगे के अंदर फीमेल्स के अंदर भी हार्ट अटैक होने की एल्डरली एज ग्रुप के अंदर संभावना उतनी ही है। थोड़ा सा फर्क ये भी है कि फीमेल्स के जो सिम्टम होते हैं, जो हम बात कर रहे थे आइडियल सिम्टम, वैसे सिम्टम नहीं होते। फीमेल्स के सिम्टम जो हार्ट अटैक के होते हैं वो थोड़े से चेस्ट हेवीनेस या चेस्ट पेन नहीं होता उनको, केवल सांस ही फूलता है उनको, केवल नोज़िया ही महसूस होता है उनको, ठीक है। तो सिम्टम्स थोड़े से टिपिकल होते हैं फीमेल्स के, इसके डायग्नोसिस थोड़ा सा कम हो पाता है, नहीं कर पाते कई बार वो सिम्टम जो होते हैं मिस डायग्नोस हो गए और उनको किसी और बीमारी समझ के इलाज नहीं किया गया था। तो ये फर्क है। और बड़ा एक चीज, हालांकि चांसेस हम कह रहे थे कि अर्ली एज ग्रुप के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन अगर अर्ली एज ग्रुप में किसी फीमेल्स को अटैक पड़ गया 30 से 40 साल के बीच में और वो बड़ा अटैक था और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन थोड़े ब्लड प्रेशर भी कम हो गया और भी दिक्कत हुई, तो उस कंडीशन में मोर्टेलिटी थोड़ी सी फीमेल्स के अंदर मेल्स की बजाय थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, हार्ट अटैक होने के चांसेस तो कम है, लेकिन बड़ा अटैक हो गया तो फिर मोर्टेलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये तो अपन ये बोले कि फीमेल्स में अटैक नहीं होते या वो बिल्कुल इम्यून है हार्ट की बीमारी से, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्ली एज ग्रुप में उनके चांसेस थोड़े से कम। बट देन आपका बात सुन के लग रहा है कि देन वो चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल चेकअप कराना। ऐसा अगर हम लोग घर पे बैठ जाए ये सोच के कि नहीं फीमेल्स को तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ही नहीं है, देन आई थिंक इट इज रॉन्ग। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। थैंक यू एवरीबॉडी जो आपने ज्वाइन किया है हम लोग के साथ। दिस वीडियो विल बी सेव्ड ऑन आवर फेसबुक पेज, तो एनी टाइम यू कैन कम एंड हैव अ लुक एट इट। अगेन थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।